नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्रव्य की अवस्थाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में बताने वाला हूं कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और इनकी परिभाषा आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है द्रव्य की अवस्थाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? द्रव्य की अवस्थाएं। और आपको इस हेडिंग में लिखना है द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। पहली ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था, तीसरी गैस अवस्था। तो दोस्तों, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों, पहले आपको ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था की कुछ बेसिक बातें समझनी है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप उन बेसिक बातों को नहीं समझेंगे तब तक आप इन तीनों की परिभाषा और एग्जाम्पल नहीं लिख सकते, ना ही समझ सकते। तो पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में समझना है, बेसिक बातें। तो दोस्तों, पहले हम ठोस अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हों ठोस अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ठोस अवस्था कहलाती है। अब दोस्तों, आपको इस परिभाषा में 2 चीज़ समझनी है, एक तो आकार और एक आयतन। कि आकार किसे कहते हैं, आयतन किसे कहते हैं। यदि दोस्तों आपने ये 2 चीज़ समझ ली, आकार और आयतन, तो दोस्तों आपने ठोस अवस्था ही नहीं, द्रव और गैस अवस्था भी आसानी से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, पहले हम आकार के ऊपर बात कर लेते हैं कि आकार क्या होता है। दोस्तों देखिए, मेरे पास ये डस्टर है। तो दोस्तों, जब मैंने ये डस्टर खरीदा तब भी इसका आकार ऐसा था। अब मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ, आज भी इसका आकार ऐसा ही है। और जब मैं इसका उपयोग नहीं करूँगा तब भी इसका आकार ऐसा ही होगा। अब दोस्तों, इस पर मैं बल लगाऊं तो क्या इसका आकार परिवर्तित हुआ? नहीं हुआ। तो वस्तु का स्वरूप कैसा है? सेम ऐसा ही है जैसा खरीदते समय था। तो दोस्तों, ये स्वरूप क्या है? वस्तु का आकार है। ये क्या है दोस्तों? वस्तु का आकार। अब दोस्तों बात करते हैं आयतन। आयतन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जिस वस्तु के अंदर लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई होती है उस वस्तु का एक आयतन होता है। उस वस्तु का क्या होता है? एक आयतन होता है। जैसे ये हमारे पास एक डस्टर है, एक प्रकार की वस्तु ही है। अब देखिए, इस वस्तु की एक लंबाई है, इस डस्टर की क्या है दोस्तों? एक लंबाई। ये वाली क्या है दोस्तों? लंबाई है। और दोस्तों ये क्या है? ये वाले आप जो देख रहे हो इसे, ये हमारी ऊंचाई है। ये क्या है दोस्तों? हमारी ऊंचाई है। और जो ये है ना, ये हमारी चौड़ाई है। ये क्या है दोस्तों? चौड़ाई है। ये जो ऊपर नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा है दोस्तों, चौड़ाई है। और ये पीछे का हिस्सा ये वाला और ये वाला, ये ऊंचाई है। और ये हमारी क्या है? लंबाई है। तो दोस्तों, इस वस्तु के अंदर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई है। तो इसका मतलब इस वस्तु के अंदर आयतन है। इसका मतलब क्या है? इस वस्तु के अंदर आयतन है। तो दोस्तों देखिए, इस वस्तु का आयतन तो निश्चित है। मैंने इसमें बल लगाया तो क्या इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। तो दोस्तों, न इसके आकार में कोई परिवर्तन आया, न इसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में परिवर्तन आया, शायद, जिसे हम आयतन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? आयतन कहते हैं। तो दोस्तों, ये कौन सी अवस्था है? ये ठोस अवस्था है। कौन सी अवस्था दोस्तों? ठोस अवस्था, जिसमें ना तो वस्तु का आकार परिवर्तित हो, ना ही उसका आयतन परिवर्तित हो। ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ठोस अवस्था कहते हैं। ना इसका आकार परिवर्तित हो रहा, ना इसका आयतन परिवर्तित हो रहा। तो दोस्तों, आपको ठोस अवस्था अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों, द्रव अवस्था पर बात कर लेते हैं कि द्रव अवस्था किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वह अवस्था जिसमें उसका आकार तो निश्चित नहीं होता है, परंतु उसका आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं दोस्तों? द्रव अवस्था कहते हैं। आप इसे आसान भाषा में समझिए। दोस्तों, मेरे पास कोई पदार्थ है, जैसे जल है। अब दोस्तों, जल का कोई आकार नहीं होता है। उसे जिस बर्तन में रख देते हैं उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। तो जल का कोई आकार नहीं होता, परंतु जल का आयतन होता है। आप इसे जरा कुछ प्रैक्टिकल के माध्यम से समझिए। दोस्तों देखिए, मेरे पास ये जल है इस गिलास में। अब जब मैंने पानी इस गिलास में करा तो ये इसका आकार ले गया। और जब मैं इस कांच के गिलास में करूंगा इस पानी को, तो दोस्तों ये इसका आकार ले लेगा।
ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब जल का कोई आकार नहीं होता है। अब दोस्तों आयतन की बात करते हैं। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि इस जल का आयतन निश्चित कैसे होता है, क्योंकि इसका आकार तो निश्चित नहीं होता है, ये तो आपको पता है। अब आयतन निश्चित कैसे होता है ये बात समझ में नहीं आई होगी आपको। तो दोस्तों आयतन किसे कहते हैं? जिस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई होती हो। अब दोस्तों आप क्या करना, आप इस जल को किसी समतल कांच पर गिरना या किसी समतल जमीन पर गिरना, और गिरने के बाद जहाँ पर ये पानी गिरे उसके कुछ दूरी पर आपको सिर लगाकर ऐसे करके पानी को देखना है। तो दोस्तों पानी चारों तरफ बिखर जाता है, तो इसका मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई तो निकल जाती है, लंबाई चौड़ाई तो हो गई। अब दोस्तों जब आप इसे टेढ़ा करके ऐसे करके देखोगे तो उस पानी की एक मोटाई भी आपको दिखेगी, उस पानी क्या दिखेगी, एक मोटाई भी आपको दिखेगी। तो दोस्तों मोटाई को क्या कहते हैं? ऊंचाई। तो इस पानी की लंबाई भी पता चल गई, चौड़ाई भी पता चल गई और ऊंचाई भी पता चल गई। और जिस में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई होती है वह दोस्तों हमारा क्या होता है? आयतन होता है। तो इसका मतलब जल का आकार तो नहीं होता है, परंतु उसका आयतन निश्चित होता है। तो दोस्तों आपको द्रव अवस्था समझ में आ गई होगी कि मैं द्रव अवस्था में आखिर क्या कहना समझाना चाहता हूँ आपको। दोस्तों द्रव अवस्था में उसका आकार तो निश्चित नहीं होता है, परंतु उसका आयतन निश्चित होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे जल है, पारा है, तेल है, तो ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे आप दोस्तों समझ सकते हैं। तो दोस्तों आपको द्रव अवस्था भी समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं गैस अवस्था पर कि गैस अवस्था किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित ना होते हों, दोनों निश्चित ना होते हों, वह हमारा गैस अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? गैस अवस्था कहलाती है। अब दोस्तों आप इसे बहुत सारे एग्जाम्पलों से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है जिसे हम हवा कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ऑक्सीजन का कोई आकार होता है? जब आपको दिखाई नहीं देगी तो उसका आकार कैसा पता चलोगे? फिर भी दोस्तों आप हवा को किसी गुब्बारे में भरते हो तो गुब्बारे का आकार ले लेता है। यदि आप उसी ऑक्सीजन को किसी सिलेंडर में भरते हो तो वो ऑक्सीजन जैसा आकृति ग्रहण कर लेता है। आप ऑक्सीजन को जिस भी पात्र में भरोगे वह ऑक्सीजन उसी का आकार ले लेता है। तो आकार तो निश्चित नहीं होता है गैस का, ये तो आपको समझ में आ गया, आकार निश्चित नहीं होता है। अब बात करते हैं कि आयतन निश्चित क्यों नहीं होता है। भाई आयतन किसे कहते हैं दोस्तों? मैंने आपको बताया था, जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई होती है उससे आयतन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आयतन कहते हैं। तो दोस्तों क्या हवा की आप लंबाई नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। चौड़ाई नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। ऊंचाई नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। अनंत है, कोई सीमा नहीं है उसकी, हवा की कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों हवा का ना लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई नहीं होती है, तो इसका मतलब उसका आयतन भी नहीं होता। और जिसका आयतन नहीं होता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस वस्तु का आयतन होता है? जिसका आयतन ही नहीं है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई नहीं नापी जा सकती, उसका आयतन किस प्रकार से हो सकता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन का ना आकार होता है ना आयतन होता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल है, जैसे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का ना आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है, वो भी सिलेंडर में भरी जाती है, गुब्बारों में भरी जाती है, और भी किसी चीज़ में भर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इन चीज़ों में भरा जाए। बहुत सारे भी ऑक्सीजन के तो सिलेंडर भी भरे जाते हैं। ऑक्सीजन अस्पताल में प्रयोग किया जाता है, आपको पता होगी। और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी गैसें हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। तो दोस्तों आपको ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, तीनों अवस्था समझ में आ गई होंगी कि तीनों अवस्था किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी परिभाषा पर कि आप इनकी परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे। तो चलते हैं दोस्तों काफ़ी की तरफ। तो दोस्तों आपको क्या करना, आपको पहले हेडिंग डालनी है ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था में आपको लिखना है द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस अवस्था कहलाती है। तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं वह ठोस अवस्था कहलाती है। और दोस्तों मैंने आपको आकार और आयतन के बारे में बताया था कि आकार और आयतन किसे कहते हैं। अब दोस्तों ठोस अवस्था कौन कौन सी होती है, तो दोस्तों उदाहरण में आपको लिखना है लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ, गंधक आदि। तो दोस्तों ये क्या होती है, हमारी ठोस अवस्था होती है। अब बात करते हैं दोस्तों
द्रव अवस्था पर। किस पर दोस्तों? द्रव अवस्था पर। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में आपको लिखना है द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों? द्रव अवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों आप समझ सकते हैं जल, दूध, तेल, पारा आदि। तो दोस्तों ये क्या है? ये हमारी द्रव अवस्था है। इसका आकार तो निश्चित नहीं होता है परंतु दोस्तों इसका आयतन निश्चित होता है। अब दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है गैस अवस्था। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? गैस अवस्था। और आपको इस हेडिंग में लिखना है द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, गैस अवस्था कहलाती है। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित ही नहीं होते हैं, वो कौन सी अवस्था कहलाती है? गैस अवस्था कहलाती है। और मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया था गैस अवस्था को। अब उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। तो दोस्तों ये क्या है? ये हमारी गैस अवस्था है। क्या है दोस्तों? गैस अवस्था। क्योंकि इनका ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। तो दोस्तों आपको ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था तीनों चीज़ समझ में आ गई होंगी कि इनकी परिभाषा और उदाहरण आपको किस तरीके से लिखने हैं। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी द्रव्य की अवस्था के बारे में जान सकें। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।